तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में, उनके हमने डायमेंशनल फॉर्मूले हमने लिखे थे। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, मतलब उनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, अगर होते हैं तो सबकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, उन क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे जो हमने एंगल पढ़ा था। अगर आपके पास आता है पहला एंगल, कोई सा भी एंगल हो, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो, ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनकी यूनिट्स तो होती हैं, इनकी यूनिट्स तो होती हैं। क्या होती हैं यूनिट्स, आपको पता है। यहां से हटाता हूं एक बार मैं। अगर बात की जाए इनकी यूनिट्स के बारे में तो ये होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। ठीक है, और ये होगी आपकी रेडियन, बट इनकी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस क्या होती हैं, कुछ भी लिखते हो डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन लेस होती है। इससे कंक्लूजन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एक कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो और डायमेंशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स, यहाँ से कंक्लूजन निकला यहाँ पे, मीन्स a dimensionless a dimensionless physical quantity, a dimensionless physical quantity may have unit। ठीक है, तो अगर डायमेंशन लेस है तो उसके पास यूनिट हो सकती है। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना, इट बट इफ a physical quantity does not have units, अगर यूनिट्स नहीं है तो उसके डायमेंशन भी होंगे, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। does not have, if a physical quantity does not have units, it must be dimensionless। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं होंगे, बट यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं है तो यूनिट्स हो सकती हैं, हो भी सकता है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं दूसरे तरीके से एक बार और लिख देता हूं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे दो कैटेगरी में बना रहा हूँ, हैव यूनिट्स सॉरी does not have यूनिट्स। अब अगर यूनिट इसके पास है, इसका मतलब क्या डायमेंशंस होंगी या नहीं होंगी। तो यूनिट्स है इसके पास, इसका मतलब डायमेंशंस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं वापस एक बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला।
अगर यूनिट्स हैं तो हो सकता है उसके पास डायमेंशंस हो सकता है डायमेंशंस ना हो। ठीक है, ये तो कहानी होगी इसके बारे में। इसकी बात की जाए कि अगर यूनिट्स ही नहीं है तो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में हम लिखेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी, कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें हम लिखते हैं यहाँ पर। पहले वाले में हमने क्या लिखा था, यूनिट्स लिखा था हमने। अब अलग तरीके से लिखेंगे यहाँ पर कि हैव डायमेंशंस, डायमेंशंस है, और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डज नॉट हैव डायमेंशंस। ठीक है, अब बताओ अगर डायमेंशंस हैं तो क्या उसके पास यूनिट्स होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो हो भी सकती डायमेंशंस है या हैं फिर नहीं भी हो तो यूनिट्स सकती। होंगी या सर नहीं हो होंगी? भी सकती है और नहीं भी। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाऊंगा, आप लोग खाली बोल मैसेज कर सकते हो। तो मैंने अभी माइक लगा रखा है। तो देखिए डायमेंशंस हैं तो डायमेंशन होने का मतलब है कि यूनिट्स तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो मस्ट हैव यूनिट्स, मस्ट हैव यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स तो उसके पास होंगी ही होंगी। दूसरी बात, यूनिट इसके बाद जरूर होंगी। अब अगर डायमेंशंस नहीं है, डज नॉट हैव डायमेंशंस, डायमेंशंस नहीं है तो क्या उसके पास यूनिट्स होंगी या नहीं होगी? ये सोच के बताओ। तो बात वही है, मे और मे हैव यूनिट्स। ठीक है, ये यही वाला केस आ गया जो हमने इधर पढ़ा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के मैथ्स की क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? वीडियो रुक जाता है, कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मैसेज करके बताओ एक बार। अच्छा नहीं आ रही, ठीक है। अभी आगे स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब आगे का जो आपका टॉपिक है वो हमने क्या पढ़ा है अभी, डायमेंशनल फॉर्मूले हमने स्टडी कर लिए। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूले स्टडी कर लिए तो इनके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, इनके कुछ यूजे होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ मैसेज करने में दिक्कत होती है, सही बात है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए, हाँ वीडियो क्लियर नहीं आती, वो सर ने बोला था वीडियो क्लियर नहीं आ रही वहां पर। ठीक है, तो आज साउंड कुछ मेरे ख्याल से अच्छा होगा। मैंने एक माइक लगा रखा है क्योंकि अगर नॉर्मली जो हम हेडफोन लगाते हैं उससे आवाज क्लियर नहीं आती है ना, जो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ आवाज क्लियर रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए मैंने माइक लगा रखा है। तो माइक की खास बात ये है कि मैं आपकी आवाज सुन नहीं सकता क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है कोई। ठीक है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर देना, बाकी आप सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला। तो या फिर एप्लीकेशन की आप बात कर सकते हो कि डायमेंशनल जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं या डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले, है ना, इनके यूजेस हम देखेंगे क्या क्या यूजेस होते हैं। तो कई इनके यूजेस होते हैं और कई इनकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो सबसे पहला जो इनका यूज होता है, सबसे पहला जो यूज होता है इनका, वो होता है कि कोई फिजिकल फॉर्मूला को हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है।
लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। इस बात का ध्यान रखना, कुछ लिमिटेशंस क्या होती हैं वो भी हमें पता चल जाएंगी। तो हम देख सकते हैं क्या, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे टू टेस्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल फॉर्मूला या फिजिकल इक्वेशन। फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इक्वेशन, ठीक है, या होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे 2-3 तरह के नाम आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से चेक करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिखा कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको चेक करना है कि इक्वेशन सही है या इक्वेशन गलत है। तो आप किस तरीके से चेक करोगे, आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो LHS है, LHS की आप डायमेंशंस लिखोगे और RHS की भी क्या लिखोगे, डायमेंशंस लिखोगे, ठीक है। LHS और RHS क्या लिखोगे, डायमेंशंस लिखोगे। और दोनों की डायमेंशंस क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को एक चीज तो पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है, 5 मीटर। 2 kg प्लस 3 kg कितना होता है, तो ये होता है आपका 5 kg, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो जो रिजल्ट आता है वो भी मीटर में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ मीटर था, इस तरफ भी मीटर आएगा। इस तरफ केजी है तो आंसर में भी केजी ही आएगा। इसका मतलब अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी है तो जो यूनिट ए की होगी वही यूनिट बी की होगी और वही यूनिट क्या होगी, सी की होगी। और जो यूनिट अगर तीनों की सेम है, इसका मतलब तीनों के डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 kg प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू, तो हम इसको ऐड नहीं कर पाते। 2 kg और 3 मीटर को हम नहीं ऐड कर पाते, इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी दो क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है, वहां पर सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर क्वांटिटीज को ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो कोई भी इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन हो, उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, तो उन सारी टर्म्स की डायमेंशंस क्या होती है, सेम होती है। तो ये कहानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है यहाँ पर, हमें लिखना है all the terms in an equation have same dimensional formula as well as यूनिट्स। मतलब यूनिट्स भी सेम होती हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब इसमें कितनी टर्म है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है mgh इज इक्वल टू हाफ mv², इसमें एक टर्म इस तरफ है और एक टर्म इस तरफ है। इसका मतलब इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन हम क्या कर देंगे, इनकी सेम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे LHS क्या है आपका, mgh। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, m के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, kg, और g क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या होता है, हाइट, हाइट का मतलब मीटर। तो कुल मिला के ये क्या आ गया, kg मीटर स्क्वायर हो गया है ना, क्योंकि 1 मीटर यहाँ पर था, 1 मीटर यहाँ पर था, तो मीटर हो गया यहाँ पर स्क्वायर। ये डैश ऐसे लगा हुआ यहाँ पर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर और सेकंड हो गया -2, ठीक है। यहाँ देखते हैं RHS में ये क्या है, हाफ mv²। तो नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती, ये चीज हम लिखने वाले हैं। mv² में m की जगह हो गया kg और मीटर पर सेकंड का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा kg तो मीटर स्क्वायर और सेकंड -2।
आप देख सकते हो दोनों के दोनों क्या है, सेम है, इनकी डायमेंशंस क्या है, सेम आ रही है। मतलब यूनिट्स अगर सेम आ रही है तो डायमेंशंस भी क्या आएंगी, सेम आएंगे। तो ये फॉर्मूला है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये फॉर्मूला क्या है, सही है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गया, ऐसे आपके दो इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ सकता है, चेक करना पड़ सकता है। तो अब इसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन ये होती है कि यहाँ पर हाफ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाफ लिखा हुआ। अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता, आप लोगों को इतने तो पता चल गया होगा कि हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये मान लो कभी इक्वल हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं mv² इज इक्वल टू mgh, अब भी क्या होगा, अब भी इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएंगी। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, क्योंकि हाफ के लिए तो हमने कुछ अलग किया ही नहीं था। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2mv² इज इक्वल टू mgh, तो भी इधर की डायमेंशंस और इधर की डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि 2 का तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। इसका मतलब हम कुछ भी, कोई भी अगर कांस्टेंट से किधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो डायमेंशंस क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसका मतलब क्या वो इक्वेशन करेक्ट है, तो हम बोलेंगे वो हो सकता है इक्वेशन करेक्ट हो, बट हम श्योर नहीं है। ठीक है, मतलब डायमेंशन उनके सही आ रही है, बस इतना हमें पता चल सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन हो गई। ये जो आपका मेथड हमने अभी भी पढ़ा है, इसकी एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे। वो हम एक साथ लिख देंगे, जितने भी यूजेस हैं तो सबकी जो लिमिटेशन है वो हम एक साथ लिखेंगे। अभी मैं आपको बस खाली बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक लिमिटेशन क्या हो गई कि पहला यूजेस हमने पढ़ा है। पहला यूजेस क्या है कि किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो सही है या गलत है। चेक कैसे करते हैं कि LHS और RHS के डायमेंशन हम चेक करते हैं, अगर वो एक जैसी आ गई इसका मतलब इक्वेशन क्या है, सही है। लेकिन क्या वो पूरे तरीके से सही है, नहीं, वो ओनली डायमेंशनली या डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हो सकता है कोई कांस्टेंट उसने ज्यादा लगा दिया हो, कम लगा दिया हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये इसकी होगी लिमिटेशन। उसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो दूसरा वाला आता है। ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया है। दूसरा एप्लीकेशन आपका है इसका, टू एस्टेब्लाइज relation between among physical quantities। ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, टू डिड्यूस फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए भी हम काम में लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। मतलब जो डायमेंशंस हम पढ़ते हैं इनका काम एक और है कि हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए पहले से। तो वो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात की जाए, आपको जो सब कुछ आता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज आपको दिया हुआ है, मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मोमेंटम की। तो एक क्वेश्चन लेके हम बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि खाली क्वेश्चन से ही समझते हैं इस चीज को। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ठीक है, it is given that the momentum of a body depends upon its mass and and its velocity v। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा
ठीक है, ये क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम जो लिखा है, मोमेंटम को सपोज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पी लिखा हुआ, मतलब आपसे पी पूछा है, तो इसकी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाएगा कि कोई पी का फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का निकालना पड़ सकता है, हो सकता है फोर्स का निकालना, हो सकता है कोई और फिजिकल क्वांटिटी का निकालना पड़ सकता है। अब इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, आपको पता है फॉर्मूले में इधर क्वांटिटीज आती हैं, है ना, तो इस ये आपको इतना जरूर बताएगा कि क्वांटिटीज क्या क्या आएंगी। तो इसने बोला एक तो एम आएगा और एक वी आएगा, मतलब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एम पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है। सीधी सी बात ये है, इसने ये बताया कि इस पी के फॉर्मूले में ये दो चीजें आने वाली हैं। ठीक है, ये दो चीजें आने वाली हैं, आएंगी किस तरह वो आपको पता करना है। तो किस तरह आ सकती हैं, हो सकता है एम इंटू वी हो जाए, हो सकता है एम स्क्वायर इंटू वी हो जाए, हो सकता है एम अपॉन वी हो जाए, हो सकता है एम अपॉन वी स्क्वायर हो जाए, हो सकता है आपका वी स्क्वायर अपॉन एम हो जाए, मतलब दो ही क्वांटिटी आ रही है। हो सकता है वी क्यूब अपॉन एम स्क्वायर हो जाए, हो सकता है एम स्क्वायर वी 5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, इनफाइनाइट फॉर्मूले बन सकते हैं यूजिंग एम एंड वी। ठीक है, यूजिंग एम एंड वी। तो इन सब सारे फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो डिफरेंस ये है कि m की और v की पावर्स चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, m की और v की पावर्स चेंज हो रही है। इसमें m की पावर 1 है, इसमें v की पावर 1 है, इसमें m की पावर 1 है, v की पावर -1 है, इसमें v की पावर 3 है, m की पावर 2 है। तो v की कुछ पावर लगाओ, m की कुछ पावर लगाओ, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या होगा, तो एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रखा है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको निकालना है। आपको पता है यहाँ पे आएगा m और v, दो चीजें आएंगी। m की क्या पावर होगी वो आपको पता नहीं है, v की क्या पावर होगी वो आपको पता नहीं है। ठीक है, और ये इक्वल होगा वो भी आपको जरूरी नहीं है, मतलब ये इन पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनल। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेट P is directly proportional to mv, बट पावर लगानी है यहाँ पे। पावर क्या लगानी है, तो हम बोलते हैं कि m की पावर हम लगा देंगे a और v की पावर हम लगा देंगे b। ठीक है, m की पावर a, v की पावर b। अब a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो P is equal to any constant k into m raised to the power a v raised to the power b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम जो पिछला हमने एप्लीकेशन पढ़ा था, पिछला जो हमने यूज पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर जितनी भी टर्म्स होती हैं तो LHS और RHS की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल सकते हो आप, कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि LHS RHS, मतलब कैसे, डायमेंशन से। आपको डायमेंशंस क्या करनी है, सेम करनी है, डायमेंशंस आपको सेम करनी है। ठीक है, तो डायमेंशन सेम सेम कैसे करेंगे हम, तो देखिए मोमेंटम की डायमेंशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती हैं, तो मोमेंटम की डायमेंशंस होती हैं m1 l, मोमेंटम आपका होता है mv होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज पता है, खैर a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, है ना, लेकिन हम इसको फिर भी सोल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका kg और ये होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m1 l1 t माइनस 1 आपका क्या हो गया, इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, इस तरफ ये किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन है आपकी LHS की। अब इस तरफ हम लगते हैं RHS की डायमेंशन। RHS में क्या है, ये जो k होता है ना, यहाँ पर जो k है आपका, k जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। कोई कांस्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। ठीक है, जो k है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, इस बात का ध्यान रखना। तो k की कोई डायमेंशन होगी नहीं यहाँ पे। अब m की डायमेंशन क्या होती है, m होता है मास, तो मास की डायमेंशन m हो गया।
ऊपर पावर लगा देंगे हम ए, तो यहाँ पे हो गया आपका m, ये हो गई इसकी डायमेंशंस, ऊपर लगा दिया ए। तो आगे क्या है, आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, तो होती हैं आपकी L1 t-1, पावर लगा दी हमने ऊपर b। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक एक स्टेप आपको इस फॉर्मूले के अंदर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। पहली स्टेप क्या है आपकी, स्टेप 1, स्टेप 1 ये होगी। उसके बाद में क्या करना है, ये आपकी स्टेप 2 होगी, ठीक है, ये स्टेप 2 होगी। उसके बाद में LHS और RHS को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, ये स्टेप 3 हो गई, ठीक है। तो 3 स्टेप यहाँ पर हो गए। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, जो RHS है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको RHS को, तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रैकेट खोल दिया आपने, m की पावर आपने ये लगा दी, यहाँ पे l की पावर ऊपर b है। एक बात ध्यान रखना कि ऐसे जब भी होता है कि पावर्स के भी ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 2 into 3 होता है, ये हो जाएगा a⁻⁶। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ देखो L1 है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर हो जाएगी यहाँ पे b, और t की पावर यहाँ -1 है, यहाँ पर b है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये आगे इधर डायमेंशन सारी के सारे। इस तरफ आप देखोगे डायमेंशन क्या है, m1 है आपका, L1 है, और यहाँ पर -t-1, ठीक है। अब देखिए, ये आपका आ गया फाइनल, आपका स्टेप 4। अब यहाँ पर आपको करना है कंपैरिजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, यही कंपेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, नीचे देखिए, इनको कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करोगे कि यहाँ पर m की पावर कितनी है, इसको नोट कीजिए। यहाँ पर m की पावर है 1 और यहाँ पर m की पावर है a, तो आप क्या कर दोगे, a = 1 कर दोगे। दूसरी बात, यहाँ पर l की पावर कितनी है, इस तरफ 1, यहाँ पर l की पावर कितनी है, b, आप b को किसके इक्वल कर दोगे, 1 के इक्वल। और लास्ट आपका आप कर दोगे यहाँ पर t की जो भी पावर होगी, यहाँ पर t की पावर कितनी है, -1, और यहाँ पर t की पावर कितनी है, -b, तो ये -b के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a = 1 आ गया, b = 1 आ गया, और यहाँ से भी आप देखोगे तो b = 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब वापस चलते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से आपको जाना है वापस यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं ना, ये फाइनल स्टेप, ठीक है, ये क्या है, ये फाइनल स्टेप, दिस इज फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या मिलेगा कि m की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी। ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फाइनली आप लोगों को क्या आ गया कि आपका जो p था वो आ गया k × m × v, ठीक है, p आ गया k × m × v। k कितना भी हो सकता है, k के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, k के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास × वेलोसिटी ही होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेयर k = 1, तो p आपका हो गया mp, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये भी इस मेथड की एक लिमिटेशन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूजेस है जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों की, है ना, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनके जो यूजेस होते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें कुछ न कुछ लिमिटेशंस जरूर होती हैं। सबसे पहला जो यूजेस हमने पढ़ा था वो क्या था कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो करेक्ट होती हैं या नहीं होती, उनको हम चेक कर सकते हैं। वहां पर एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि वो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट होती है, किसी कांस्टेंट कोई करेक्ट है या नहीं है उस बात का वो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हम सेकंड यूजेस इसका पढ़ रहे हैं, सेकंड यूज आपका क्या है, सेकंड यूज है कोई फॉर्मूला डिड्यूस करना। तो फॉर्मूला डिड्यूस करने में भी यहाँ पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, पहली यहाँ पर 2 लिमिटेशन है एक्चुअली में। पहली लिमिटेशन तो यही होगी कि जो k होता है, इस k की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। इस फॉर्मूले से ओनली हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस k की वैल्यू या तो एग्जामिनर आपको दे देगा, ठीक है, और या आपको ऑलरेडी पता होगी। पता कैसे होगी, जैसे मान लो यहाँ पे mv की बात कर रहे थे, या फिर एग्जामिनर काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, काइनेटिक एनर्जी में आपके आ गया mv², यहाँ पे k आ गया, तो k कितना होता है काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है, हाफ होता है, ठीक है।
तो या तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, या फिर अगर कोई अजीब फॉर्मूला आ गया तो एग्जामिनर आपको के की वैल्यू दे देगा। ठीक है, एक लिमिटेशन तो हो गई है। ये सारी लिमिटेशंस मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि यहाँ जो हमने के लिखा था, यहाँ जो हमने के लिखा था उसके बारे में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डायमेंशन लेस। के क्या है? डायमेंशन लेस। ये के हमेशा डायमेंशन लेस नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पर के डायमेंशन लेस नहीं हुआ तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर के डायमेंशन लेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर के की भी कुछ डायमेंशन हुई तो हमें के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि के क्या है, इसकी क्या डायमेंशंस है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर हमें के की भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और के कि हमें कुछ डायमेंशंस पता नहीं है ना, के क्या है हमें वो पता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी लिमिटेशंस होगी? 2 लिमिटेशंस यहाँ पर हो गई। एक तो लिमिटेशन आपकी ये होगी कि के जो होता है वो डायमेंशन लेस हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और के की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहली बात, वी कैन नॉट find out the value of k using this method। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन जो है, ये क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी लिमिटेशन जो इसकी है वो लिमिटेशन ये है, दिस मेथड इज नॉट valid if k has dimensional फॉर्मूला। ठीक है, अगर के पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो भी ये मेथड काम का नहीं होगा, और दूसरी लिमिटेशन क्या है, के की वैल्यू हम इससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमने 2 यूजेज इसके पढ़ लिए हैं। एक बार मैं आपको दोबारा फटाफट रिवाइज कराता हूँ, जो कुछ हमने पढ़ा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज हम 2 चीजें हमने पढ़ी हैं। पहली बात हम क्या पढ़ रहे थे, यूजेस पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, हम यूजेस पढ़ रहे थे। पहला यूज हमने पढ़ा क्या, इक्वेशंस के बारे में, है ना, इक्वेशंस को चेक करना, टू चेक इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस को चेक करना कि वो सही है या नहीं है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टू डिड्यूस फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूले को बनाना। ठीक है, टू डिड्यूस फॉर्मूला। यहाँ पर हमने बेसिकली लिमिटेशंस क्या पढ़ी थी, वो लिमिटेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, इसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशन होती है, तो इक्वेशन चेक करने में हम ये बोलते हैं कि वी कैन ओनली check an equation dimensionally ठीक है, मतलब ओनली डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, बाकी अगर कांस्टेंट है वो सही है या नहीं है हम नहीं बता सकते। ठीक है, वी कैन नॉट श्योर अबाउट कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके बारे में हम श्योर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद में हमने फॉर्मूला कैसे डिड्यूस करते हैं हमने वो देखा। फॉर्मूला डिड्यूस करने में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी फॉर्मूला होता है, सपोज कोई फॉर्मूला है ए, आपको गिवन होगा कि आपको जो फॉर्मूला आएगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सपोज पी और क्यू पर डिपेंड कर रहा है, या आर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, इसकी पावर ए लगा दोगे, इसकी पावर बी लगा दोगे, इसकी पावर सी लगा दोगे। फिर आप यहाँ पे इक्वेट करके यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा, पी रेस टू द पावर
a q रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। फिर आपको क्या करना है, इसकी डायमेंशन लिखनी है इस तरफ, इधर इसकी डायमेंशन आप लिखोगे नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस नहीं होता तो आप ये मेथड ही नहीं लगा पाते, ये इसकी लिमिटेशन है। आप p की यहाँ पे लिखोगे, जो भी पावर डायमेंशन आएगी पावर लगा दोगे a, यहाँ पर q की डायमेंशन लिखोगे पावर लगा दोगे b, यहाँ पर r की डायमेंशन लिखोगे पावर लगा दोगे c। और फिर इसको कंबाइंड फॉर्मेट में लिखोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, कंबाइंड फॉर्मेट में a की डायमेंशन होगी। फिर यहाँ पर जो m l t की जो पावर्स होंगी, यहाँ पर उन पावर्स, यहाँ पे m l t की कुछ पावर्स होंगी, उनको आप क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे। ठीक है, उनको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है, इसको आपको इससे कंपेयर कर लेना है, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को तीसरे से कंपेयर करना है। फिर आपको a मिल जाएगा, आपको b मिल जाएगा, आपको c मिल जाएगा। और फिर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी उनको वापस यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसकी लिमिटेशंस क्या आई थी, इसकी लिमिटेशंस यहाँ पे मैंने आपको दो लिमिटेशंस बताई थी। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो इसकी लिमिटेशंस, तो एक लिमिटेशन